नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आपका इंडिया न्यूज की ओपीडी में स्वागत है। जी हां, सरकारें कोरोना से लड़ाई के लिए युद्ध स्तर की तैयारी कर चुकी हैं और ऐसे मौके पर सेना की है पुकार। जी स्वागत है। देश में कोरोना संकट से हाहाकार मचा हुआ है। बिगड़ते हालात और सिस्टम का लचर रवैया लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। ऐसे में यूपी में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और वहीं चंडीगढ़ में भी 7 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। देश के स्वास्थ्य सचिव एक ओर भरोसा दिला रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही हैं। एनसीपी ने तो ये तक साफ कह दिया है कि कोरोना संकट से निकल पाना पीएम मोदी के बस की बात नहीं। ऐसे में एक और सियासत की जा रही है, तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन और तमाम तैयारियां भी जारी हैं। इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में हम बात करेंगे देश विदेश के मशहूर डॉक्टर्स के साथ और साथ ही अपने दर्शकों के सभी सवालों का जवाब हम देने की कोशिश भी करेंगे। अस्पतालों की मनमानी को लेकर भी लोग हमें फोन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पीएम की कोरोना समीक्षा बैठक में अहम फैसले। नीट पीजी परीक्षा 4 महीने के लिए टाली गई। 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वाले होंगे सम्मानित। मेडिकल छात्र कोरोना ड्यूटी में लगाए जाएंगे। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र कोविड ड्यूटी में लगाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की बैठक में लिए गए अहम फैसले। रेमडेसिविर ऑक्सीजन उपकरण पर जीएसटी हटाई गई। सरकारी नौकरी में 100 दिन ड्यूटी करने वालों को तरजीह मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, जो लगातार 100 दिन नौकरी पर आएगा, ड्यूटी करेगा, उसे तरजीह मिलेगी और उसे शायद पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री की बैठक में फैसले। जी हां, काम करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच संक्रमण पर काबू और मरीजों की जान बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने सेना की मदद मांगी है। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेना की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि डीआरडीओ ने जिस तरह एक अस्पताल तैयार किया है, उसी तरह और अस्पताल तैयार किए जाएं। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था की जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, सेना को है पुकारा। जी हां, इस आफत की घड़ी में सेना के मदद की दरकार को लेकर मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा है पत्र। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो गए। ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लेकर भी संभ्रम है। सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है। हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। केंद्र सरकार ने 45 से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का निर्णय किया था। 44 से 18 साल के लोगों को वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है और निजी अस्पतालों को भी अलग से जिम्मेदारी दी गई है। हमने तो फैसला किया है कि हम 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने आप को असहज।
जी हाँ, महाराष्ट्र के ये मंत्री हैं, एनसीपी के नेता है, नाम है नवाब मलिक। जी हाँ, प्रधानमंत्री को घेरते हुए और कई सारी जी हाँ लिस्ट सूची इतनी बड़ी रख दी कि प्रधानमंत्री को इन्होंने ये तक कह दिया कि इस आफतकाल में, स्वास्थ्य के इस आफतकाल को आपातकाल घोषित किया जाए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर अगर सेना से मदद की गुहार है तो आखिर सेना कर क्या सकती है। जी हाँ, तत्काल अस्थायी कोविड अस्पताल बनाना, ऑक्सीजन सप्लाई के टैंकर मुहैया कराना, राज्यों तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाना, वैक्सीन डिलीवरी में मदद कर सकती है, टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मेडिकल स्टाफ दे सकती है, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवा सकती है। जी हां, अगर सेना की ये गुहार, जी हां सेना की अगर पुकार है तो आखिर सेना इस आफतकाल में क्या क्या कर सकती है। देश में कोरोना संकट पर एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है, आइए आपको यह भी सुनाते हैं। नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। डिक्रीज इन डेली न्यू केसेस नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। दिल्ली जहां पर कि 25,200 के करीब केसेस आते थे, वह करीब 24,000, यानी कि कुछ अर्ली प्लेटोइंग साइंस अभी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो पाते हैं 13,000 की बजाय 12,800। महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। प्लेटोइंग ऑफ केसेस का जो एक अनुमान हम पंजाब में लगा पा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना में भी प्लेटोइंग ऑब्जर्व हो रही है। अर्ली सिग्नल्स ऑफ प्लेटोइंग उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि केसेस प्लेटो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के स्थाई पर कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट बने रहें, ताकि जो ये गेन्स प्रिज्यूमेबली हमें दिख रहे हैं, उन गेन्स को हम प्रिजर्व कर सकें, उन गेन्स के हिसाब से केसेस को और कम कर पाएं। जी आप सुन रहे थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के निदेशक, और उसके साथ साथ देश के स्वास्थ्य सचिव को कि आखिर क्या करना है और आंकड़ों को लेकर जानकारी दे रहे थे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के नामी गिरामी डॉक्टरों का पैनल है। जी हाँ, पैनल में हमारे साथ रेडिक्स अस्पताल की निदेशक डॉक्टर श्रुति मलिक, हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता, जी हाँ आप हेड ऑफ कार्डियोलॉजी अपोलो अस्पताल हमारे साथ हैं, और डॉक्टर कौशल कांत, जी हाँ आप फोर्टिस एस्कॉर्ट के आप सीनियर डॉक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर हैं। जी हाँ, इससे पहले कि मैं अपने इस कार्यक्रम की इंडिया न्यूज़ के ओपीडी की शुरुआत करूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोरोना के इस काल में, जी हाँ संक्रमण जब तीव्र गति से फैल रहा है तो मास्क भी जरूरी है और वैक्सीन भी जरूरी है। ऐसे में मास्क लगाएं, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने ये मास्क अभी इसलिए नहीं पहना है क्योंकि हमारे स्टूडियो में हाईटेक व्यवस्था के तहत
केवल और केवल कैमरे हैं, वहां पर कोई और नहीं मेरे सिवा इस स्टूडियो में, इसलिए ये मास्क मैंने अपने साथ रखा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग मास्क जरूर पहने। जी हां, सबसे पहला सवाल डॉक्टर श्रुति मलिक आपसे। आप डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को अभी सुन रही थी, उन्होंने कहा कि थोड़े से भी लक्षण, छोटे लक्षण भी अगर पाए जाते हैं तो आप एक्सरे करें, ना कि सीटी स्कैन। हम ये चाहेंगे कि इंडिया न्यूज के इस ओपीडी में आप ये दर्शकों को बताएं कि आखिर डॉक्टर गुलेरिया जो कह रहे हैं इसकी क्या महत्व है और हमें सीटी स्कैन से शुरुआती लक्षण में क्यों बचना चाहिए। डॉक्टर मलिक। देखिए मनीष जी, बहुत अच्छी चीज डॉक्टर गुलेरिया ने कही है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। कब क्या चीज इंडिकेटेड है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आज तक ये भी देख रही हूँ आजकल लोगों में कि लोग अपने मन से स्टेरॉइड ले रहे हैं, लोग अपने मन से ये भी डिसाइड कर ले रहे हैं कि हमको रेमडेसिविर जैसे एंटीवायरल ड्रग्स ले लेनी है। मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हर चीज का एक इंडिकेशन है, कौन से दिन पे हम क्या चीज लेंगे, ये सारा एक प्रोटोकॉल है जो कि आप डॉक्टर से बात कर ही लें। जहां तक सीटी स्कैन की बात है, बहुत सही बात है कि अगर एक एक्सरे में जितना एक्सपोजर होता है उसके 300 गुना ज्यादा होता है सीटी स्कैन पे, तो इसके हार्मफुल रेडिएशंस के भी बहुत ज्यादा दुष्परिणाम भी है, आगे जाके इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो हम तभी कराएं जब ये डिजीज मॉडरेट कंडीशन में हो। मॉडरेट कंडीशन हम तब मानते हैं जब आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 93 के नीचे हो, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज शुरू हो रही है, आपको और मेजर सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें कॉफिंग हो रही है। ये सारी चीजें आपको, और कौन से दिन पर हमें कराना है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार मैं देख रही हूँ मरीज अपने आप ही हमारे पास आते हैं और सीटी स्कैन लेकर आते हैं, जो बहुत गलत है। तो अगर हम डॉक्टर के साथ संपर्क में रहेंगे डे 1 से, तो हम प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ चलेंगे, ना कि। डॉक्टर श्रुति, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ कॉलर के रूप में सुरेश गुप्ता नागपुर से हैं। सुरेश जी, हमारे साथ पैनल पर हृदय रोग विशेषज्ञ, जी हाँ, जनरल फिजिशियन और सीनियर डॉक्टर हैं। आप अपना सवाल बताएं और सवाल किससे पूछना है ये भी बता दें अगर आप टीवी देख रहे हैं तो। और आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को पूरा म्यूट पे रखें। जी, सवाल मेरा ये सभी डॉक्टरों से है, मैं एक को नहीं बोलूंगा। मैं 20 अप्रैल को पॉजिटिव आया था, मैं होम क्वारंटाइन में हूँ। मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया हुआ है अभी फिलहाल, जितने भी सारी दवाई डॉक्टर ने लिख के दिया था मुझे, मैं सब खाया हूँ। मुझे लेकिन कमजोरी अभी भी आ रहा है। मैं वैक्सीन कब तक का ले सकता हूँ ये पूछना चाहता था सभी डॉक्टरों से। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अगर सुरेश जी का सवाल आपने सुना है तो हम ये चाहेंगे कि आप उनकी इस जो समस्या है, उनका जो सवाल है, इसका जवाब दे सकें। डॉक्टर गुप्ता। देखिए, इन्होंने कहा है कि इनको कोरोना हुआ है और वैक्सीन कब ले सकते हैं। कोरोना खत्म होने के बाद, आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बाद कम से कम 4 हफ्ता बाद लें, और उसमें भी सीआरपी टेस्ट करा के, अगर सीआरपी नॉर्मल आ गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसमें एक्टिव इन्फ्लेमेशन नहीं है, तभी करें। मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ सीटी स्कैन के बारे में। मैं थोड़ी डिफरेंट, भिन्न राय रखता हूँ आपके माध्यम से। देखिए, ऐसा है, HR-CT स्कैन इज मोर सेंसिटिव इन डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 देन RT-PCR। अब तो शुरुआत में सिम्टम आते हैं। आजकल का जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, इसमें क्या है कि RT-PCR काफी कुछ फॉल्स नेगेटिव आ रहा है। तो मैं, ये तो पक्की बात है कि इट इज 300 टाइम्स मोर रेडिएशन, लेकिन समटाइम्स डायग्नोसिस ओनली मेड बाय ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज व्हिच आर सीन ओनली ऑन HR-CT एंड नॉट ऑन एक्सरे। एंड अभी की समय ये है कि मैं अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है अर्ली डायग्नोसिस। इफ यू मिस द डायग्नोसिस फॉर नेक्स्ट 7 days, you are likely to land up where you require oxygen. Early diagnosis can be done either you only by symptom, loss of smell आ जाए, लॉस ऑफ स्मेल चला जाए, टेस्ट चला जाए, फीवर आ जाए। एनी फीवर टुडे शुड बी कोरोना, दिस इज माय फिलॉसफी एंड दिस इज द ओनली वे यू कैन कंट्रोल द पैंडेमिक। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, RT-PCR अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, HR-CT इज द ओनली टेस्ट व्हिच विल कंफर्म इन क्लैरिटी यस और नो वेदर द पेशेंट हैज कोरोना और नॉट। बट ओवर यूज, गुलेरिया साहब की बात से मैं बिल्कुल हूं, अननेसेसरी ना कराएं, शुरुआती दौर में ना कराएं। देखिए, अगर RT-PCR आपका नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, HR-CT आगे ही डायग्नोसिस बनेगी। जी डॉक्टर गुप्ता, सुरेश जी, आपने डॉक्टर विवेक गुप्ता जी से सुना कि आपको क्या एहतियात बरतने हैं वैक्सीनेशन के पहले। जी हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत है। डॉक्टर कांत, ये डुअल म्यूटेशन को लेकर जो बात हो रही है, लोगों के मन में एक पैनिक और एंजाइटी क्रिएट हो रही है।
कई बार रिपोर्ट्स जैसे नेगेटिव आ जाती हैं, आपका ऑक्सीमीटर भी बताता है कि आपका SpO2 लेवल 98 है, लेकिन सांस लेने में अगर दिक्कत हो डॉक्टर कांत, तो आखिर किसी मरीज को या ऐसे लक्षण दिख रहे हैं उसे क्या करना चाहिए प्राथमिक उपचार के रूप में? देखिए, जो डबल म्यूटेशन वाली बात है वो मुझे नहीं लगता कि मरीज को इसके बारे में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। डबल म्यूटेशन, इवन हम डॉक्टर हैं, हमें भी नहीं पता चलता कि डबल म्यूटेशन सिंगल म्यूटेशन है, ट्रिपल म्यूटेशन है। हम केवल क्लिनिकल सिम्टम के बेसिस पे बात करते हैं। अगर किसी आदमी का ऑक्सीजन सेचुरेशन 98 है और उसको कफ या रेस्पिरेटरी के सिम्टम है, तो मुझे लगता है कि इस समय मेरी एडवाइस ये होगी कि वो नेबुलाइजेशन करे और जो भी फिजिशियन, उसका ट्रीटिंग फिजिशियन, उससे बात करे और उससे गाइडेंस ले, यही बेहतर होगा। और म्यूटेशन की जो बात आती है, वो म्यूटेशन की बात साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए ठीक है, मरीज को उससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। बट हाँ, जो सारे प्रिकॉशंस नॉर्मल कोविड के लिए हैं, वही प्रिकॉशन ज्यादा स्ट्रिक्टली म्यूटेशन के लिए भी अप्लाई होते हैं। जी डॉक्टर कांत, हमारे साथ एक दर्शक राजस्थान से हैं। राजस्थान से धर्मेंद्र हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, आपका सवाल, और आपका सवाल अगर किसी खास डॉक्टर जो कि हमारे पैनल पर हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर कौशल कांत और डॉक्टर श्रुति मलिक से हो, तो आप नाम भी ले सकते हैं। धर्मेंद्र जी। जी सर। आपका सवाल। सर मैं क्या है, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे को कोरोना पॉजिटिव आया था, मैं 6 महीने पहले। जी सवाल पूछें आप। 6 महीने पहले जब कोरोना पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद क्या है, मेरे एकदम तबीयत ठीक है, लेकिन अभी मुझे हल्का हल्का जुकाम है और उसके लिए फीवर, मतलब वो फीवर जैसा भी महसूस कर रहा हूँ मैं। जी धर्मेंद्र जी, क्या किया जाए? जी डॉक्टर श्रुति मलिक। धर्मेंद्र राजस्थान से हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल है कि 6 महीने पहले वो पॉजिटिव हुए थे, लेकिन अब कुछ ऐसे लक्षण लग रहे हैं जिसको लेकर उनके मन में चिंता पैदा हो रही है। डॉक्टर मलिक। देखिए, अगर 6 महीने पहले हुआ था तो ऐसा नहीं है कि अभी इनको हो नहीं सकता। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें री इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो मैं धर्मेंद्र जी को कहूंगी कि ये अपना टेस्ट कराएं, कोविड का टेस्ट कराएं, और टेस्ट से इनको कंफर्मेटरी पता चल जाएगा। अगर टेस्ट में नहीं आता है तो बाकी पैरामीटर्स भी होते हैं, जिसमें हम HRCT कराते हैं या हम CRP ब्लड मार्कर्स के जो पैरामीटर्स होते हैं उनसे भी चेक कर लेते हैं कि इनको है कि नहीं। बाकी अपने और लक्षण अगर है तो उनको भी एक बार टेली कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। जी धर्मेंद्र जी, आपने डॉक्टर मलिक को सुना। हमारे साथ दर्शक के रूप में लगातार हमारे न्यूज रूम में कॉल आते जा रहे हैं। एक एक कर हम आपको उनके सवाल के साथ सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ दिल्ली से एक और दर्शक राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका सवाल। सर, हमने 5 मार्च को इंजेक्शन लगवाया था, फर्स्ट डोज लगवाई थी सीनियर सिटीजन की, और हमें 19 को डायग्नोज हुआ, 19 मार्च को, कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं। तो 19 अप्रैल को, और अब एट प्रेजेंट हम 8-9 दिन से परफेक्ट हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। हमें सेकंड डोज कब लेनी चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ प्लीज। थैंक यू। जी डॉक्टर विवेक गुप्ता। राजकुमार जी दिल्ली से दर्शक हैं, इनके सवाल को अगर आपने सुना हो तो हम चाहेंगे कि आप इनकी समस्या का निराकरण करें। डॉक्टर गुप्ता। देखिए, ऐसा है कि इनके बड़ा एक थॉट देता है इनका। इन्होंने कहा कि पहला वैक्सीन लगाया, उसके कुछ हफ्ते या 1-2 हफ्ते बाद इनको टेस्ट हुआ। ये इस थॉट प्रोसेस का मैं जवाब देना चाहता हूं कि हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ 16 जनवरी को। उसके बाद से जो बहुत बढ़िया काम हुआ, उसमें ये देखा गया कि कुछ लोगों को फर्स्ट वैक्सीन के बाद 1-8 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर उनको पॉजिटिव आ गए। उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण, पहला कारण जो मैं सोचता हूँ, अपनी आवाज अपने कोई जिन हॉस्पिटल्स में हो रहा है, क्या नाम है, वहां पर क्लोज डोर के अंदर वैक्सीनेशन हुआ। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी मैं चेंज करवाना चाहूंगा आदरणीय अपने हेल्थ मिनिस्ट्री साहब के, कि शुड बी ओपन एयर वैक्सीनेशन। क्योंकि होता क्या है, एयरबोर्न वायरस है, पेशेंट गया वैक्सीन लगवाने के लिए और कोरोना लेके आ गया, वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ। इनका जब ये आपका RT-PCR नेगेटिव आ जाए, आपका RT-PCR नेगेटिव आने की जरूरत पड़ेगी। मैं सबको हम राय नहीं देते। उसके बाद आप इनको 3 या 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लगवा लीजिए। जी डॉक्टर गुप्ता, आपके जो दर्शक का सवाल था वो जवाब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शक ने सुन लिया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर मध्य प्रदेश से हमारे साथ है, सतना से। जी आप अपना सवाल पूछे विजय कुमार जी। सर मेरा सवाल ये है
हेलो जी, आप अपना सवाल पूछें। सर, सवाल सर मेरा ये है कि हमारे फादर, हेलो हेलो आप अपना सवाल पूछें विजय कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है। सर, हमारा सवाल ये है कि हमारे पापा जी की तबीयत खराब है, हल्का लक्षण उनके दिख रहे हैं सर, उनके फेफड़े में दर्द कर रहा है। एक्चुअली उनके पुराने पेशेंट है, हेलो, हाँ विकास, अस्थमा के पुराने मरीज है। जी जी, डॉक्टर कौशल कांत विजय कुमार सतना मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक हैं। उनकी समस्या है कि उनके पिता जी हाँ पुराने अस्थमा के मरीज हैं। ऐसी सूरत में उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो क्या किया जाना चाहिए डॉक्टर कांत? मैं उनके सवाल को प्रॉपरली सुन नहीं पाया। सिर्फ अगर ये बात है कि वो अस्थमा के पेशेंट है और उनको कोविड हुआ है तो उनको अपने फिजिशियन से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन मैं एक्चुअली सवाल कुछ सुन नहीं पाया। आपके बैकग्राउंड की साउंड बहुत खराब है तो मैं बात नहीं कर, सुन ही नहीं पा रहा हूं। जी डॉक्टर कौशल कांत, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आवाज की ये तकनीकी खामी ठीक की जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, इन दिनों आम एक तरह से अगर मरीजों की समस्या जो देखी जाए, ऑक्सीजन और इसके साथ साथ बाकी दिक्कतों के अलावा जो शुरुआती लक्षण हैं, उसमें मरीज मानसिक तौर पर जरा भी अगर उसको थोड़ी अंदर घुटन या सांस लेने में तकलीफ होती है, अगर हांफने लगता है तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसका ऑक्सीमीटर अगर ठीक दिखाता है, SpO2 98 बताता है, पल्स अगर बराबर बताई जाती है, तो ऐसे सूरत में उस मरीज को क्या करना चाहिए? जबकि रिपोर्ट भी नेगेटिव है, RT-PCR भी नेगेटिव है और इसके साथ साथ एंटीजन भी नेगेटिव है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो टेस्ट है, चाहे हम RT-PCR की बात करें या हम रैपिड एंटीजन की बात करें, इन दोनों की सेंसिटिविटी जो है वो 100% नहीं है। RT-PCR जो है वो 60 से 70% ही आपको पॉजिटिव बताएगा, 30% हो सकता है वो गलत भी बताए। अगर हम रैपिड एंटीजन की बात करें मनीष जी, तो वो सिर्फ 50% की सेंसिटिविटी देता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो टेस्ट पे रिलाई नहीं करते, कई बार फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। दूसरी चीज, हम लोग सबसे ज्यादा जो इस समय ध्यान दे रहे हैं वो लक्षणों पे ध्यान दे रहे हैं। और जहां तक लोग, आपने अभी मेरे से एक सवाल किया कि लोगों को घबराहट होती है और उनके बाकी पैरामीटर्स, ऑक्सीजन लेवल सब सही है, तो इस समय क्योंकि बहुत पैनिक का माहौल है, लोगों में एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी सांस फूलना, घबराहट होना ये आमतौर पर देखा जा रहा है मरीजों में। बट अगर आपको लगता है कि ये चीज कंटिन्यू कर रही है और आपके SpO2 मॉनिटर में आपको लग रहा है कि अगर ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है, तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि ये पैनिक, एंजाइटी, इसकी वजह से भी चीजें जो है वो पेशेंट अपने सिम्टम्स नहीं देख पा रहा और जब तक वो अस्पताल पहुंचता है तब तक वो माइल्ड से मॉडरेट डिजीज की तरफ चला जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। डॉक्टर मलिक, हमारे साथ एक और कॉलर मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं। विजय कुमार जी हमारे साथ हैं। जी, आपका सवाल। विनोद जी, आपका सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि सर, अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो सर क्या हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा सकते हैं, घर पे यूज कर सकते हैं सर? डॉक्टर विवेक गुप्ता। देखिए, ऐसा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि ऑक्सीजन कम हो रहा है। सैचुरेशन अगर 94 के नीचे है और तो आपको जरूर चिंता करनी चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाएं या आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं। मैं अभी आपके माध्यम से, आपके चैनल माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं। जब बेड नहीं मिलते, कई बार पेशेंट्स काफी समय अपना गंवा देते हैं बेड्स के चक्कर में। ऐसी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है तो यू नीड इंट्रावीनस हाईली डोज एंटीबायोटिक्स, इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स एंड पॉसिबली रेमडेसिविर अगर मिल जाए। ऐसी कंडीशन में जब आपका बेड नहीं है और पेशेंट क्या करे, बहुत परेशान होता है। तो मैं तो होम क्वारंटाइन में अगर होम केयर नर्स के साथ इंट्रावीनस स्टेरॉइड शुरू करा रहा हूं विद ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेनिंग अप टू 95 to 96, और कई पेशेंट्स की जान इससे बची है। तो ये जरूरी है कि होम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाएं या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाएं। सैचुरेशन शुड बी अबव 95, प्रेफरेबली 94 तक भी है तो भी ठीक है, लेकिन आप भी होम केयर नर्स करके कोशिश करें अस्पताल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं मिलता है तो इंट्रावीनस मेडिकेशंस अंडर द सुपरविजन ऑफ योर फैमिली डॉक्टर और फिजिशियन और कोविड स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अस्पताल ले जाएं, ये सलाह आपकी सही है, लेकिन अस्पताल में
बिस्तर कहाँ है, यही एक परेशानी है जिसको लेकर नहीं, होम आप क्वारंटाइन, मरीज- मैंने कहा जी, होम क्वारंटाइन जी। में भी कर सकते हैं विद होम केयर नर्स। जी जी, डॉक्टर कौशल कांत, आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि सेना चाहिए, सेना की मदद की दरकार है। आपको लगता है कि सेना को केवल दिल्ली के लिए या देश भर में जहां जहां दिक्कत है, हमने कर्नाटक के चामराजनगर की भी घटना देखी, आपको लगता है कि सेना का वक्त आ गया है कि सेना को मैदान में कूदना होगा, सरकारें और सिस्टम फेल हो चुका है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का वो हॉस्पिटल के इस्टेब्लिशमेंट या टेम्परेरी मेडिकल केयर के लिए तो आर्मी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है देश में कंप्लीट तौर पे सरकार की तरफ से लॉकडाउन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब तक केसेस आने कम नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें, डॉक्टर कहां से लाएंगे, नर्स कहां से लाएंगे, वार्ड बॉय कहां से लाएंगे, और सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन कहां से लाएंगे। आखिर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं हॉस्पिटल की और काम करने वाले लोग ही नहीं है, सामान ही नहीं है, तो क्या फायदा। तो इस समय नेशन वाइड लॉकडाउन लगाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस सरबराही हेल्थ व्यवस्था जो बिल्कुल टूट गई है उसको हम थोड़ा मजबूत कर सकें, जो बेहतर कर सकें और चीजों को ठीक कर सकें। तो केसेस के नंबर की जो बढ़ रहे हैं उनको कम करना पड़ेगा, और इस समय उसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका लॉकडाउन है और कोई और तरीका नहीं। जी डॉक्टर कांत, यही बात आपने, मैंने शनिवार के कार्यक्रम में भी जब आप इंडिया न्यूज के ओपीडी कार्यक्रम में आए थे तो आपने इस बात का हवाला दिया था कि इस समय लॉकडाउन की जरूरत है, और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह या तो अलग अलग प्रदेशों में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जा रही है। आज जैसे चंडीगढ़ में 7 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। हमारे साथ एक और कॉलर दर्शक के रूप में जय कुमार मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। जय कुमार जी, आपका सवाल। हाँ सर, मेरी माता जी जय कुमार जी, आपका सवाल। हाँ हेलो। जी, सवाल पूछें आप। हाँ सर, मेरी जो माता जी की तबीयत खराब है, गले में इन्फेक्शन। हेलो जी, आप अपने हाँ, टीवी की आवाज को धीमी कर दीजिए, उसे धीमी रखिए, तभी आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। हाँ सर, मैं कह रहा गले में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। जी डेली जी नियमित पानी पीने से, सुबह शाम पानी पीने से क्या ये ठीक हो सकता है? जी, डॉक्टर श्रुति मलिक मुरादाबाद से दर्शक का सवाल है, गले में दिक्कत है। जी हाँ, गले में खराश है, गले में उन्हें तकलीफ हो रही है, तो क्या सुबह शाम पानी पीने से ये ठीक हो सकता है? ऐसा उनका सवाल है डॉक्टर मलिक। नहीं, देखिए, अगर उनको कोई कोरोना की सिम्टम्स और हैं, क्योंकि उसमें भी गला में खराश होगी आमतौर पे देखी गई है, तो अगर वो पानी पीते हैं तो वो तो हाइड्रेशन लेवल अलग चीज है, वो आपके शरीर में पानी की बहुत जरूरत होती है कोविड में, और हम कहते हैं मरीजों को लेना चाहिए। बट इसका गले की बीमारी से कोई भी लेना नहीं है। आपको गले में अगर हो रहा है तो एक बार आप अपने ENT को या फिजिशियन को जाके चेक कराएं, क्योंकि पानी पीने से ये चीज ठीक नहीं होगी। जी डॉक्टर मलिक, हमारे साथ लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं और इसके साथ साथ घंटियां घनघना रही हैं, ढेरों सवाल हैं। अब वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद फिर एक बार से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। MP में टीकाकरण मुफ्त होगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान। कोवैक्सीन कोविशील्ड को ऑर्डर दिया गया। 5 करोड़ 19 लाख डोज की जरूरत। इस वक्त की बड़ी खबर, वैक्सीन उपलब्धता के आधार पर वैक्सीनेशन चलता रहेगा। प्रदेश में 18 से लेके 44 साल तक, क्योंकि 45 से ऊपर के आयु के हमारे नागरिकों का, वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण का अभियान जारी है। डोजेज की उपलब्धता के हिसाब से वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वो यथावत चलता रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी डोजेज प्राप्त होते रहें और हम वैक्सीनेशन को और गति प्रदान करते रहें, क्योंकि संक्रमण की चेन तोड़ना नंबर 1 और वैक्सीनेशन का काम तेजी से करना नंबर 2,
ये इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता रहेगा। जी हां, जब टीकाकरण केंद्र पर अगर चलते हुए इंसान पहुंचे तो वैक्सीन लेकर लौटे, ये भी सुनिश्चित करना होगा। देश में ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 12 घंटे लगातार उड़ान भरने के बाद जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचा, जहां से ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरे मेडिकल उपकरण लेकर ये विमान जल्द स्वदेश लौटेगा। वहीं स्पाइस जेट का एक कार्गो विमान चीन के गुंगझाऊ से 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर नई दिल्ली पहुंच गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें स्पाइस जेट का विमान। वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो कि ओडिशा के अंगुल से चली थी, अब दिल्ली पहुंच गई है। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस 2 ऑक्सीजन टैंकर्स लेकर दिल्ली पहुंची है। जी हां, दुनिया भर से मदद पहुंचती भारत में। जी हां, हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में मेहमानों का पैनल है। पैनल में डॉक्टर श्रुति मलिक, डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर कौशल कांत। इस बीच हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से सचिन है। सचिन, आपका सवाल। सर, डॉक्टर कौशल कांत से क्वेश्चन है सर। जी, आप सवाल करें। जी, गुड इवनिंग सर। सर, लास्ट ईयर आपने हिप की सर्जरी करी थी मेरी प्राइमस में, कोर डिकम्प्रेशन। अभी परसों बेसिकली कोविड पॉजिटिव आया सर। हेलो जी, आप अपना सवाल पूरा करें। जी सर, कोविड पॉजिटिव आया है तो सर इसमें अभी 102 फीवर और एक से अपना 101 आ रहा है। अभी आज ब्लड के टेस्ट डॉक्टर पैथ लैब से करवाए हैं, कल रिपोर्ट आएगी। इसमें आगे स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे तो सर हिप के उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सर? डॉक्टर नहीं जी, आपका जो भी फिजिशियन डिसाइड करेगा उसको बता दीजिएगा कि हिप की सर्जरी में स्टेरॉइड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो अपना काम आराम से कर सकता है। इस समय कोविड में जो क्राइसिस चल रही है उस समय उनकी जान को बचाना ज्यादा जरूरी है। आप फिजिशियन की जानकारी लेकर के, फिजिशियन से मिलकर के कोविड का ट्रीटमेंट कराएं। हिप की चिंता छोड़ दें, वो ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। जी, डॉक्टर कांत, आप ही के एक मरीज थे जिनकी आपने कुछ दिनों पहले सर्जरी की थी। हमारे साथ एक और दर्शक, एक और कॉलर दिल्ली से राहुल। राहुल, आपका सवाल। सर, हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से कि मेरा कोरोना रिपोर्ट मैं अपना चेकअप कल ही कराया हूँ तो मेरा नेगेटिव आया है, बट खांसी मेरे को 8-10 दिन से है। खांसी है सिर्फ, और कभी कभी ठीक हो जाती है। रेगुलर खांसी तो नहीं है, कभी शाम को थोड़ा ज्यादा आती है, तो क्या करना है इसका? जी, डॉक्टर विवेक गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता की आवाज नहीं आ पा रही। डॉक्टर श्रुति मलिक, अगर आपने राहुल का सवाल सुना है तो आप अगर उसका जवाब दे सकें। डॉक्टर श्रुति मलिक। देखिए, जहां तक राहुल जी ने बताया कि उनको 7-8 दिन से खांसी आ रही है, तो खांसी भी एक मेजर सिम्टम हम मानते हैं, एक मेजर लक्षण मानते हैं कोरोना में। तो ये इस समय अगर आप देखा जाए 7वें 8वें दिन में हम वैसे भी कहते हैं कि एक CT स्कैन इंडिकेटेड है, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि इनको कोरोना है कि नहीं। दूसरी चीज मैं राहुल जी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर इनका ये नेगेटिव आया है RT-PCR, तो उसके ऊपर ये ना जाए, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि RT-PCR केवल 60 से 70% में जो है वो सही बताता है। 20 से 30% ऐसा हो सकता है कि गलत रिपोर्ट भी हो, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटी केवल 66% के आसपास होती है। दूसरी चीज, कोई और लक्षण भी आ रहे हैं क्या इनको खांसी के अलावा? राहुल, आपको और कोई लक्षण? जी, हमारे साथ अमरीश हरिद्वार से, हमारे कॉलर हरिद्वार से, आप अपना सवाल पूछे अमरीश। अमित। सर, मेरा क्वेश्चन है, मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया था जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी,
उसके पश्चात मैंने ट्रीटमेंट लिया तो और 14 दिन बाद दोबारा अपना टेस्ट किया तो रिपोर्ट फिर से निगेटिव आई है। हेलो जी जी, आप अपना सवाल पूरा करें। लेकिन अभी मेरा टेम्परेचर 99 अभी मेंटेन है, तो मुझे क्या उसके लिए अभी और कुछ करना होगा या क्या करना होगा? डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपने सवाल सुना? देखिए, ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। नॉर्मली हम लोग रिपीट टेस्ट कराते हैं केवल 18 या 19 दिन बाद। अगर इनका केवल 18 दिन बाद ही रिपीट नेगेटिव आ गया है और फीवर चल रहा है तो कोई और कारण देखना पड़ेगा। अगर टेस्ट पहले ही करा लिया है, अभी भी फीवर है, तो हमको इसका जांच फर्दर करनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में जो आपका टेस्ट नेगेटिव आया है वो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। इसलिए आप HRCT कराइए, CRP टेस्ट कराइए, फिजिशियन की राय लीजिए और बाकी CBC टेस्ट कराइए, काउंट चेक करिए। तो अभी आपको इलाज की जरूरत है। अगर ये 19 दिन के पहले ही नेगेटिव आ गया है, दिस कुड बी फॉल्स नेगेटिव। फीवर चलना इज ए मेजर इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो, इसलिए इसको आप हल्के में ना लें। डॉक्टर गुप्ता, एक और सवाल। जी हाँ, सवाल यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये ड्यूअल म्यूटेशन की बात है, जिसका जिक्र डॉक्टर कांत ने भी किया था, इसको लेकर लोगों के मन में जो एक एंजाइटी है कि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक के साथ साथ ये बहुत ज्यादा जल्दी असर करता है, तो आखिर इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये पक्की बात है कि डबल म्यूटेंट जो आया है, दिस इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, वहां पे इतना नहीं हाहाकार मचाया जितना हमारे भारत में कर दिया। इसके बड़ा फर्क है। वेव 1 में जो वायरस था उसके अंदर यंग लोग बीमार नहीं हो रहे थे। दूसरी बात है कि विरुलेंट ज्यादा नहीं था। विरुलेंट मतलब बीमार को लंग को क्षति करने की क्षमता। अब ये बीमारी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। कुछ लोगों को 7 व 8वें दिन ही CT स्कोर आता है, 7 या 8 या 10 या 12 या 15 ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, 15 के बाद ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। The only success story can be if you start treatment early. डबल म्यूटेंट हो या ट्रिपल म्यूटेंट हो, this virus is more virulent. आपको पहले दिन बुखार है, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, शायद आपके चैनल के माध्यम से हमने पिछली बार कहा था आर्मी के लिए 1 हफ्ता पहले, वो बात सुन ली गई हम लोग की कि आर्मी की जरूरत पड़ेगी, वो अगली बार डिस्कस करेंगे। Day 1 fever, cough, don't wait for RT-PCR, start treatment, antibiotic, vitamin C and also ivermectin। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, आप उस स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे कि अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए फिर आपको ऑक्सीजन की जरूरत, तो केस हाथ से निकल जाता है, फिर रेमडेसिविर मिलती नहीं है। तो मैं कभी भी आपके दर्शक से कहना चाहूंगा इस टीवी के माध्यम से, डोंट इग्नोर योर सिम्टम। अगर आप एक्सपोज्ड हैं, आपके फैमिली में किसी एक को भी हुआ है, ये 100% या 99% श्योर है कि आपको भी होगा। डॉक्टर गुप्ता, ना भी आए तो भी आप थोड़ा एहतियात बरतना शुरू कर दीजिए। दवाइयां, काढ़ा ये सब पी रहे हैं, देखिए इम्यूनिटी बूस्टर शुरू करते हैं, आइवरमेक्टिन भी शुरू कर सकते हैं। I am recommending ivermectin to all patients even who are exposed without symptom। देखिए, इस महामारी का और कोई तरीका ही नहीं है। We are facing such a bad crisis। अगर 3 लाख 3.5 लाख केसेस हो रहे हैं पर डे, 10,000 से 20,000 लोगों को बेड की जरूरत है पर डे। कोई भी सरकार होती, कोई भी आगे राष्ट्रपति बाइडेन भी यहाँ काम कर रहे होते तो भी फेल हो चुके होते। इसमें एक ही तरीका है, now we have to learn from our mistake। Don't wait for RT-PCR, don't wait for antigen test। जी डॉक्टर गुप्ता, स्टार्ट ट्रीटमेंट early as possible। आप ठीक हो जाएंगे तो 95% सक्सेस मिलेगी आपको। जी डॉक्टर गुप्ता, हमारे साथ उत्तराखंड उत्तरकाशी से एक कॉलर दर्शक सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, आप अपना सवाल पूछें। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर स्वीटी मैडम से है। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछें डॉक्टर मलिक से। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि अगर वैक्सीन अगर लग रही है सर, उसके बाद भी पेशेंट क्रिटिकल हो रहे हैं सर, तो वैक्सीन का मतलब इतना फायदा नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अगर वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है तो कम से कम लॉकडाउन ही लगा दो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है सर लॉकडाउन ही है, क्योंकि इतने पेशेंटों की भी डेथ हो रही है जिनको वैक्सीन लग चुकी है ऑलरेडी, वो भी क्रिटिकल हो रहे हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, आपसे ये सवाल है सुशील का उत्तरकाशी उत्तराखंड से। देखिए मनीष जी, मैं सुशील जी को ये बताना चाहूंगी कि वैक्सीन बहुत हद तक प्रोटेक्टिव है। अगर हम इसकी एफिकेसी की बात करें तो ये 80 से 90% भी एफिकेशियस है, बट 100% कोई वैक्सीन गारंटी नहीं देती कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। बट वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है वैक्सीन लगवाने के बाद, तो आपको बहुत माइल्ड होगा, आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत सीवियर डिजीज होगी। और उसी के साथ अगर मैं बता दूं तो हमें जो बाकी प्रोटोकॉल्स है जिनको हम
कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, जिसमें मास्क पहनना, जिसमें हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये फॉलो करके चलना पड़ेगा। अगर हम चिकन पॉक्स की भी बात करें, जो वैक्सीन आती है, वो भी 95% की ही आपको जो है वो प्रोटेक्शन देती है। अगर हम टाइफॉइड की बात करें तो वो भी 70% देती है। तो ये सरकार का काम है डिसाइड करना, लॉकडाउन ना कि सुशील जी का। बट हम जो कर सकते हैं एक आम आदमी होने के नाते कि हम वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि वो एक हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है और साथ में बाकी चीजों का भी पालन करें, क्योंकि 100% कोई भी दुनिया में वैक्सीन नहीं है। जी डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ दिल्ली से एक और कॉलर राहुल हमारे साथ है। राहुल, आपका सवाल। सर मेरे को खांसी है, सिर्फ बुखार नहीं है, बुखार नहीं आया है पिछले 8-10 दिन से, बुखार बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ खांसी शाम के टाइम होता है और टेस्ट नेगेटिव आया है, RT-PCR। डॉक्टर कौशल कांत। देखिए, इनको 8-10 दिन से खांसी हो रही है और शाम को हो रही है और टेस्ट नेगेटिव आया है, तो मैं अभी भी इनको ये कहूंगा कि अपने आप को ये आइसोलेट कर लें, मास्क लगा के घर में रहें, और जो अगर किसी फिजिशियन को दिखा करके एक बार क्रॉस चेक करा लें कि रीजन क्या है, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर इनको एसिम्प्टोमेटिक मान लीजिए कोरोना के केस हैं और ये खांस रहे हैं, तो इनको आइसोलेट होना चाहिए और कुछ प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन या जो भी मेडिसिन फिजिशियन देता है उसको शुरू करना चाहिए। इस तरह से अगर खांसेंगे तो और लोग ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। जी डॉक्टर कांत, लेकिन लोगों के मन में एक और बात है, जैसे मौसम बदल रहा है, कभी बादल आ जाते हैं और इसके साथ साथ मौसम के बदलाव का असर भी लोगों को ये लगने लगता है कि अरे कहीं कोरोना तो नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब भी पेंडेमिक या सिचुएशन ऐसी है कि अगर किसी को थोड़ा भी खांसी, जुकाम, बुखार है, तो वो ये मान के चले कि उसको कोरोना है, उसके बाद चीजों को डेवलप होते हुए देखें और क्लिनिकली जो डॉक्टर डिसाइड करे उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले। जैसे किसी को भी खांसी जुकाम आज शुरू हुआ और फीवर 2-3 दिन तक रहा, तो वो ये ना समझे कि ये जुकाम है, वो ये मान ले कि कोरोना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कराए और फिजिशियन से मिले। अगर फिजिशियन कहता है कि उसको कोरोना नहीं है तो कोरोना नहीं है। यानी कि एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूं, इस समय होने वाला कोई भी सर्दी जुकाम कोरोना है, जब तक कि डॉक्टर ये ना कह दे कि कोरोना नहीं। जी डॉक्टर कांत, हमारे साथ एक और कॉलर बिहार से आर्यन हमारे साथ हैं। आर्यन, आपका सवाल। सर, ये पिछले 5-6 डेज से फीवर आ रहा है, तो ये गला में खराश है, दर्द है थोड़ा सा, और फीवर 101-102 से कम ही रहा है, तो सर क्या करें? जी डॉक्टर विवेक गुप्ता। इन्होंने क्या कहा? फीवर आ रहा है और खांसी आ रही, क्या बोला? जी देखिए, मैं थोड़ा सा, ये चर्चा का विषय हो गया है कि केवल खांसी क्या, हर खांसी क्या कोरोना है? कुछ एलर्जिक खांसी होती है, लेकिन कोरोना का जो सिम्टम है, जो मैं फॉलो कर रहा हूं काफी पेशेंट से, उसमें बुखार काफी जरूरी है। अगर बुखार के साथ खांसी है तो काफी कुछ कोरोना है। केवल खांसी है, शामिल खांसी आती, दिन भर खांसी नहीं आती, तो दिस विल बी ओनली एलर्जिक और कॉफ, स्मोकर कफ और अदर थिंग। लेकिन इनको अगर फीवर है, बदन टूट रहा है, कोरोना का बुखार अलग तरीके का होता है, उससे पेशेंट फटीग हो जाता है, थकावट महसूस करता है, उसको लगता है कि बदन टूट रहा है, मुझे कुछ करने का काम नहीं कर रहा, आई एम एक्चुअली इल, दैट इज कोरोना। आइसोलेटेड कफ इज नॉट कोरोना unless RT-PCR is showing that. Fever with cough is very important. Cough without fever, we can take it still lightly. आप खांसी लेके फिर भी टेस्ट जरूर कराएं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर, जी हाँ, मयंक जुड़ चुके हैं। मयंक, आपका सवाल। मयंक हरियाणा से, आपका सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार जी, मैं मयंक शर्मा बोल रहा हूँ यमुनानगर से। मेरा डॉक्टर गुप्ता से क्वेश्चन ये है कि सर, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब अगर थोड़े से भी सिम्टम्स हैं तो आप दवाइयां लेने शुरू कर दीजिए। तो आप प्लीज वो बता सकते हैं कि जो हम घर बैठे अगर हल्के से भी सिम्टम्स हैं तो हम कौन सी दवाइयां ले सकते हैं घर में बैठे हुए, कि हमारी मतलब ऐसी सिचुएशन ना हो कि कल हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। जी डॉक्टर श्रुति मलिक, आपका क्वेश्चन मैंने बताया भी था पहली बार। देखिए, कोरोना की कोई रामबाण दवा अभी नहीं है। वैक्सीनेशन वी आर थिंकिंग कि हम 2 साल बाद सारे सबको वैक्सीन कर लेंगे, लेकिन अगर आपको सिम्टम आ गए हैं और आप एक्सपोज्ड हैं, आपको दवाइयां जो लेनी है, एक एंटीबायोटिक लेनी है, जिसमें 2-3 एंटीबायोटिक काफी पॉपुलर है, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। मेरी पर्सनल सोच है ट्राइमिथोप्रिम, सेप्ट्रान के नाम से आती है, विच ऑल्सो हैज ए एंटीवायरल एक्टिविटी। मेरे फादर ने कल बताया, फार्माकोलॉजिस्ट है,
तो सेप्ट्रान जो बहुत पुरानी दवा है कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक फॉर दिस पर्पस. इट हैज ऑल्सो एंटीवायरल एक्टिविटी इन ट्राइमेथोप्रेम. साथ में आपको आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम नॉर्मली लोग एक टैबलेट रोज देते हैं, वो दीजिए कम से कम 5 दिन दीजिए, 3 दिन मुझे बिलीव नहीं होता. साथ में हाई डोज विटामिन सी, जिसमें एक विटामिन सी टैबलेट आती है 500 मिलीग्राम की. ये टैबलेट्स रोज खाने से मतलब नहीं है, 2 टिकिया सुबह शाम. और साथ में कोक्यू एंजाइम और जिंक वाला कंप्लीट विटामिन लीजिए. इतनी दवाई अगर शुरू कर देंगे, और अगर बुखार है तो उसके लिए आप क्रोसिन तो लेंगे ही, जो पैरासिटामोल है वो लीजिए इतने से, और काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लूइड लीजिए, पानी पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे. सेकंड स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे. 3 दिन के बाद अगर बुखार उतरता नहीं है, आपको लगता है, तो फेविपिराविर का भी रोल बनता है. अगर हम फेविपिराविर दे देंगे तो आप सेकंड स्टेज पे शर्तिया नहीं पहुंचेंगे. अर्ली ट्रीटमेंट की टू सक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक. जी, हमारे साथ एक और कॉलर पुरुषोत्तम जुड़ चुके हैं. पुरुषोत्तम, आपका सवाल. ये सर, मेरी वाइफ के ये पेनिसिलिन जो इंजेक्शन होता है वो रिएक्शन करता है. हेलो जी, आप अपना सवाल पूछे पुरुषोत्तम. हाँ जी, मेरी वाइफ के पेनिसिलिन का इंजेक्शन रिएक्शन करता है, तो उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? जी, डॉक्टर कौशल कांत. हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं. पेनिसिलिन की एलर्जी अलग है और वैक्सीन बिल्कुल अलग है. इसका मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के वैक्सीन लगाने से सवाल आते हैं कि कब लगा लें कब न लगाएं. ये मान के चले कि सभी लोग वैक्सीन लगा सकते हैं जिनको भी सरकार ने अलाउ किया है. केवल प्रेग्नेंट वुमेन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सिर्फ उसको ही वैक्सीन नहीं लगाना. बाकी अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, उसमें वो वैक्सीन लगा सकता है. दूसरा एक्सेप्शन आता है सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी. ऐसे मरीज बहुत ही कम होते हैं, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो ऑन प्रैक्टिकल पर्पस सभी लोग वैक्सीन लगा सकते हैं, जब तक कि वैक्सीनेटिंग ऑफिसर आपको मना न कर दे कि आपको वैक्सीन नहीं लग सकती. जी हाँ, डॉक्टर कौशल कांत, डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर श्रुति मलिक, इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में आप लोग आए और सवालों के जवाब दिए. आपका धन्यवाद. लेकिन जाते जाते मैं एक आपसे अपील करना चाहता हूं. अपील है, अगर आप दिल से चाहते हैं कि कोरोना की अगर चेन टूटे और हम इस जंग को जीतें, तो लॉकडाउन का आप खुद भी सख्ती से पालन करें और इसके साथ साथ मास्क लगाएं. अब वक्त है एक ब्रेक का.